गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निर्मल टीटी की ऑनलाइन क्लासेस में मैं रेणु गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आपके सामने आज लेकर उपस्थित हूँ अधिगम के आकलन के अंतर्गत व्यवहारवादी उपागम हम पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने कुछ मनोवैज्ञानिकों के प्रयोग पढ़ लिए थे। जिसमें पहला पढ़ लिया था हमने पावलोव का, क्या नाम था पावलोव के प्रयोग का, सिद्धांत का, शास्त्रीय अनुकूलन का सिद्धांत। ये हम पढ़ चुके हैं। ये हमारा B.F. स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुकूलन, ये हम पिछली क्लास में इनके प्रयोग के विषय में हमने अध्ययन कर लिया था। B.F. स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुकूलन के सिद्धांत। पावलोव के सिद्धांत में हमने पढ़ा था कि एक कुत्ते को उसने एक केबिन में बंद किया था, एक कमरे में बंद किया था, उसके सामने उसने उद्दीपक रख दिया। उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत भी जिसे नाम दिया गया है कि उसके सामने एक उद्दीपक रख दिया था और जैसे ही उद्दीपक रखा उसके साथ एक घंटी बजाई गई। पावलोव ये सिद्ध करना चाहते थे कि जो अस्वाभाविक जो उद्दीपक है वह भी उसके द्वारा भी वही प्रतिक्रिया होती है जो कि एक स्वाभाविक उद्दीपक के द्वारा होती है। यानी उन्होंने उसकी लार को कंट्रोल किया था। तो वो ये कहना चाहते थे कि धीरे धीरे बालक में अच्छी आदतों का विकास किया जा सकता है, धीरे धीरे। पावलोव ये कहना चाहते थे। अब दूसरा है क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत। B.F. स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किए थे। इन्होंने बताया था कि बालकों में जो आदतों का विकास है वह अपने आप अनेक कारण उसके पास होते हैं, उनको देखकर स्वतंत्र रूप से छोड़ देने पर वह अपने आप अपने जो उसके उपयोगी होता है वह क्रिया के द्वारा वह अपने आप उसे करने लग जाता है। अब बात आती है कि क्रिया प्रसूत अनुकूलन के शिक्षा में क्या उपयोग है। शिक्षा में क्या उपयोग है ये देखिए। पहला इसके इन्होंने अपना जो स्किनर ने मत दिया था उसमें इन्होंने प्रबलन को या पुनर्वलन को सबसे अधिक महत्व दिया था। प्रबलन को सबसे अधिक महत्व दिया था इन्होंने कि जैसे जैसे छात्र को जितना अधिक दृढ़ दिया जाएगा वह उसके सीखने की जो आवृत्ति है, सीखने की गति है वह उतनी ही तेज होती जाएगी, यह उन्होंने कहा था। अब इसमें शैक्षिक निहितार्थ में देखिए, सबसे पहले हम मानते हैं कि शिक्षण के क्षेत्र में कुछ कमियां पाई गई हैं, जिनको हम पहले त्रुटियों को देख लेते हैं कि सबसे पहले हमारी जो वर्तमान शिक्षण पद्धति जो चल रही है उसमें क्या त्रुटियां हैं। पहली है इसमें कि शिक्षण में सामान्यतः पलायनवादी उत्तेजकों से काम लिया जाता है। शिक्षण में कौन से उत्तेजकों से काम लिया जाता है? पलायनवादी उत्तेजकों से। पलायनवादी उत्तेजकों से काम लिया जाता है। पलायनवादी उत्तेजकों से काम लिया जाता है। देखिए पलायनवादी उत्तेजक कैसे, आपने देखा होगा वर्तमान शिक्षा में सबसे बड़ी परेशानी आती है कि एक छात्र बहुत इंटेलिजेंट है या एक छात्र लगातार स्कूल जा रहा है, खूब अच्छे मार्क्स ला रहा है, लेकिन अचानक वह रुक जाता है विद्यालय, अपनी पढ़ाई छोड़ देता है या पढ़ाई से जिसका मन हट जाता है। ऐसी कई सारी घटनाएं हमारे सामने आती है। तो उसका ये एक कारण है कि शिक्षण में शिक्षकों द्वारा जो विधियां काम में ली जा रही हैं, पलायनवादी उत्तेजकों को काम में लिया जा रहा है, ये सबसे बड़ी कमी है हमारे शिक्षण में। दूसरा है प्रबल या व्यवहार के मध्य एक बहुत ही बड़ा फर्क या अंतराल होता है। प्रबल या हम कह सकते हैं इसे प्रबलन और व्यवहार के मध्य। देखिए इन कमियों के माध्यम से ही हम इसके शैक्षिक निहितार्थ को सिद्ध करेंगे। प्रबलन और व्यवहार के मध्य बहुत अंतराल होता है।
प्रबलन और व्यवहार के मध्य बहुत अंतराल होता है। तीसरा है कुशलताओं के अर्जन हेतु जो कार्यक्रम नई सारणियों से होकर गुजरता है, शिक्षण के सामान्य कार्यक्रम में प्राय उसका अभाव रहता है। कुशलताओं के अर्जन हेतु देखिए सबसे पहले हम और चौथा है छात्र के व्यवहार में जिस प्रकार का जो परिवर्तन हम लाना चाहते हैं उसके लिए वांछित प्रबलनों का अभाव प्राय बना ही रहता है। छात्र के व्यवहार में जिस प्रकार का और जो वांछित परिवर्तन हम लाना चाहते हैं, अपनी इच्छा अनुसार जो परिवर्तन लाना चाहते हैं उसके लिए उचित प्रबलन का अभाव रहता है। ये 4 त्रुटियां मैंने बताई आपको। शिक्षण में पलायनवादी उत्तेजकों को काम में लिया जाता है। दूसरा है देखिए शिक्षण में स्किनर के क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन के माध्यम से हम शिक्षण की इन कमियों को कैसे दूर कर सकते हैं। 4 बताई मैंने। शिक्षण में पलायनवादी उत्तेजकों से काम में ले, पलायनवाद का मतलब है दूर भागना। बच्चा शिक्षण में अपनी शैक्षिक प्रक्रिया को पूरा क्यों नहीं कर पा रहा है, वह क्यों रुचि नहीं दिखा रहा है। दूसरा है प्रबलन और व्यवहार के मध्य बहुत बड़ा फर्क अंतराल होता है, यानी कि जो उसे समय पर जो प्रबलन दिया जाना चाहिए, पुनर्बलन दिया जाना चाहिए, उसके अनुचित जो व्यवहार किया जाना चाहिए उसमें बहुत समय का अंतर आ जाता है। समय इस पर बहुत अधिक प्रभाव डालता है। इसको कैसे, इसको हम अभी समझेंगे। तीसरा है जो सारणियाँ बनाई जाती हैं, जो सिखाने के लिए जो विधियों को अपनाने के लिए जो सारणियाँ बनाई जाती हैं, कुशलताओं के अर्जन करने के लिए जो सारणियाँ बनाई जाती हैं, वह वास्तव में सामान्य कार्यक्रम में उनका अभाव पाया जाता है। वे पूरी नहीं हो पाती हैं, वह सफिशिएंट नहीं होती है। शिक्षण के सामान्य कार्यक्रम में उनका अभाव पाया जाता है। छात्रों के व्यवहार में जिस प्रकार का जो परिवर्तन हम लाना चाहते हैं, छात्रों के व्यवहार में जो परिवर्तन हम लाना चाहते हैं, छात्रों के व्यवहार में जो परिवर्तन हम लाना चाहते हैं उनमें वांछित प्रबलनों का अभाव पाया जाता है। जो परिवर्तन हम छात्रों में लाना चाहते हैं, अब देखिए सबसे पहला है कि इसमें पलायनवादी उत्तेजकों से काम में लिया जाता है, बालक या छात्रों के मध्य जो जब कोई बात समझ नहीं आ पाती है तो वह देखिए अक्सर ऐसा होता है कि एक प्रोसेस है हमारी शिक्षण प्रक्रिया की। शिक्षक द्वारा जो भी अध्ययन कराया जाता है, बालक को विद्यालय में अध्ययन कराया जाता है, बालक शिक्षा प्रक्रिया से विद्यालय में होकर गुजरता है, लेकिन उसे स्थायी रूप प्रदान करने के लिए या बालक की दिनचर्या को सुधारने के लिए बालक घर पर भी उसे जाके याद करे, घर पर भी वह उस विषय को देखे, तभी वह उसके मन मस्तिष्क पर छप सकेगा, स्थायी रह सकेगा। इसलिए एक प्रोसेस है शिक्षण प्रक्रिया में जिसे हम सब जानते हैं, गृह कार्य दिया जाना। गृह कार्य हम बालक को इसलिए देते हैं कि जो कक्षा में पढ़ाया गया है, कक्षा में सबको एक साथ पढ़ाया जाता है, किस बच्चे ने ध्यान दिया है नहीं दिया है, उसने कितना पढ़ा है, उसके कितना समझ में आता है, इसको जानने के लिए डेली शिक्षक क्या करता है, गृह कार्य देता है। गृह कार्य जब वह देता है तो वह छात्र का दायित्व होता है कि वह उसे समय पर पूरा करके लाए, और शिक्षक का दायित्व है कि वह उसे आवश्यकता अनुसार आवश्यकता अनुसार क्यों, उसे हमें रेगुलरिटी में नियमित रूप से उसे जांच करे कि बालक क्या सीख रहा है और क्या नहीं सीख रहा है। लेकिन जब बालक के कक्षा में कोई चीज़ समझ में नहीं आई, जैसे आपने उसे सिखाया कि 2 + 2 = 4 होते हैं, प्राइमरी लेवल का बच्चा है, आपने डायरेक्ट ये बता दिया 2 + 2 = 4, उसने यहाँ सुन तो लिया आपको कि 2 + 2 4 होते हैं, लेकिन आपने उसे प्रोसेस नहीं बताई, उसके समझ में नहीं आया कि 2 + 2 4 कैसे हुए। आपने उसे होमवर्क में दे दिया कि 3 + 3 = क्या होता है, लिख के लाना है। जब उसे समझ में ही नहीं आया, उसे एडिंग करना ही नहीं आता, तो वह कैसे जोड़ेगा कि 3 + 3 कितने होते हैं, नहीं जोड़ पाएगा। ये चीज़ उसके विद्यालय में समझ में नहीं आई, उसे इतना समय आपने दिया नहीं कि वह आपसे पूछ सके।
आपने उस बालक पर ध्यान दिया या नहीं दिया। लेकिन अब समस्या उसके सामने ये आई, बालक के सामने, कि आपने होमवर्क करने को दिया है लेकिन वह होमवर्क करके नहीं ला पाया। एक तो कारण ये हो सकता है कि जो आपने समझाया वह उसके समझ में नहीं आया हो, वह पूछने की हिम्मत उसमें हो नहीं, और आपने दोबारा समझाने की या हर बालक से पूछने की आपने उत्तेजना नहीं बताई हो। दूसरा ये है कि बालक का पढ़ने में मन नहीं है, वह यहाँ पर ध्यान से नहीं पढ़ रहा था और घर के लिए आपने वही होमवर्क उसे करने के लिए दे दिया, घर पे जाके वे खेलने लग गया। जो भी इस प्रकार है यह होमवर्क नहीं करके लाने का हो सकता है। अब आप क्या करते हो, आपकी शिक्षण विधि क्या कहती है, आपकी शिक्षण प्रक्रिया क्या कहती है कि अगर वह होमवर्क करके नहीं लाया है तो दूसरे दिन उसे सजा दी जाए। सजा के रूप में या तो उसको पनिशमेंट, सजा के रूप में या तो उसको मार लगेगी, 2-4 थप्पड़ आप लगाओगे, या फिर क्लास से बाहर रखोगे या उसे डांटोगे, जो भी है, यानी परिणाम तय जो भी सजा आपके द्वारा दी जाएगी टोटल वह बालक की शिक्षण में रुचि को क्या कर देगी, समाप्त कर देगी। वह उसके इंटरेस्ट को बढ़ाने की बजाय क्या कर देगी, समाप्त कर देगी, जो भी सजा आपके द्वारा दी जाएगी। यह शिक्षण की सबसे बड़ी, शिक्षण में पलायनवादी उत्तेजकों से काम में लिया जाता है। यही उत्तेजक है कि वह रुचि समाप्त हो गई, वहीं वह बालक कल से विद्यालय आना बंद कर देगा या बहुत मुश्किलों से वह विद्यालय आ भी जाएगा, पेरेंट्स की कोशिशों से वह विद्यालय आ भी जाएगा, तो वह आपके विषय में कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा, उसे समझ ही नहीं आएगा, वह आपसे खुलकर बात ही नहीं कर सकता। इसलिए कहा गया है कि शिक्षक को एक मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। इतना फ्रैंकली भी नहीं होना चाहिए कि बालक आपकी कदर ना करे। जब तक बालक आपका सम्मान नहीं करेगा, आपसे थोड़ा डरेगा नहीं, आपके लिए उसके मन में जो कोई आदर्श स्थापित नहीं होगा, तब तक वह आपकी बात नहीं सुनेगा। तो शिक्षण में पलायनवादी उत्तेजकों से काम ना लिया जाकर मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। उसे बार बार उसे कार्य को करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। क्रिया प्रसूत अनुकूलन यही कहता है स्किनर का कि बालक को सजा नहीं देनी है, उसे सीखने देना है। उसकी चॉइस क्या है, वह कैसे सीख सकता है, इस प्रकार उसे वह इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि देखिए वह आजकल बालक में शिक्षक का इतना डर नहीं रहा है जितना उसे इस बात का डर है कि वह अगर फेल हो गया, उसके मार्क्स अगर कम आए तो उसके दोस्त क्या सोचेंगे, उसके फ्रेंड्स क्या कहेंगे, उसके पड़ोसी क्या कहेंगे, उसके रिश्तेदार क्या कहेंगे, उसकी कितनी इंसल्ट होगी। इस चीज़ से वह अनुकूलन करना चाहता है और आपको ध्यान रखना है कि आप उसे सजा न देकर उसे प्यार से समझाएं और उसे बार बार उस कार्य को करने के लिए प्रेरित करें। तो इस त्रुटि को हम इस प्रकार से दूर कर सकते हैं। दूसरा है स्किनर के द्वितीय मत के अनुसार प्रबलन और व्यवहार में एक बहुत बड़ा अंतराल होता है और इस अंतराल को कम किया जाना चाहिए। प्रबलन और व्यवहार के मध्य बहुत बड़ा अंतर होता है, समय का अंतर होता है, यानी कि कक्षा में बहुत व्यक्तिगत भिन्नता लिए हुए कई सारे बालक होते हैं। हर बालक की अपनी एक विशेषता होती है, लेकिन हम एक ही शिक्षण विधि के द्वारा सबको अध्ययन कराते हैं और कई बालक उनमें से 80% तक ला सकते हैं, 80% यानी ओवरऑल 100% तक उनके समझ में आ जाता है। और कई बालक ऐसे होते हैं मिडिल, जो कि 60% तक आपकी बात को समझते हैं, 60% तक उन्हें विषय वस्तु समझ में आती है। और कई बालक ऐसे होते हैं, जैसे मैंने आपको एक बार बुद्धि लब्धि का चार्ट बताया था, 140, 70, 60, 50 और जड़ बुद्धि, मंद बुद्धि, मूर्ख, ये सारे एक लेवल होते हैं, एक मानसिक स्तर होता है। तो उसी क्लास में हाई स्तर का बालक है, उसी क्लास में मीडियम स्तर का बालक है और उसी क्लास में लो स्तर का बालक है, लो लेवल का बालक है। तो वह आपकी बात को हो सकता है नहीं समझ पाया हो, और नहीं समझ पाया तो आपको क्या करना है, आपको ये जानना है। आपने शिक्षण विधियाँ अपना ली, मैंने आपको बार बार ये बताया है कि शिक्षण वही प्रभावी होता है जो आपका मूल्यांकन स्वयं करा सके। हम यहाँ मूल्यांकन की बात ही कर रहे हैं कि वह शिक्षक जो पढ़ा के और चला जाता है, उसे बाद की क्लास से कोई मतलब नहीं रहता कि छात्र ने क्या सीखा है, कितना सीखा है, मैंने जौन सी विधि अपनाई थी उससे उसने सीखा है या नहीं सीखा है, सीखा है तो कितना सीखा है, कितना प्रभाव पड़ा, किन किन छात्रों ने सीखा और नहीं सीखा है तो क्यों नहीं सीखा है, उसमें क्या सुधार किया जा सकता है। जब इस प्रकार का परीक्षण आप कर लेते हैं अपने अंदर, एक शिक्षक के अंदर, तो आप
बालक को बहुत आगे तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि मूल्यांकन की ज़रूरत छात्र से ज़्यादा सबसे ज़्यादा शिक्षक को होती है, क्योंकि उसका दायित्व होता है एक बालक को ऊपर उठाना। तो इसलिए प्रबलन और व्यवहार में ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। आपको समय समय पर मूल्यांकन करते रहना चाहिए। अमूमन आधुनिक जो शिक्षा नीति है ये इस बात पर चल रही है, देखिए कि आपके हाफ ईयरली हो जाएंगे 6 मंथ बाद, और फिर लास्ट में आपके फाइनल एग्ज़ाम हो जाएंगे, एनुअल एग्ज़ाम हो जाएंगे। जब हाफ ईयरली हुए तब तक का कोर्स तो निकल गया, आपने कोई पुनर्वलन उसको नहीं दिया, उसने जो भी परसेंटेज लानी थी ले आया। फाइनल के लिए उसे टाइम नहीं मिला, वह बाद में कोई समीक्षा उसकी की नहीं, तो उसे कोई अंतर नहीं समझ में आया कि वह कहाँ जा रहा है, कितना परसेंट है। शिक्षण और शिक्षा के संबंध में स्किनर की बात पर यदि विचार किया जाए तो हम देखें कि इनका जो प्रबलन और व्यवहार के मध्य बहुत अंतराल का जो संबंध है वह टोटल है मूल्यांकन से संबंधित। अभी बताया मैंने, मूल्यांकन से ये संबंध है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, डेली नहीं तो कम से कम एक वीक में एक टेस्ट तो जरूर लेना चाहिए, उसका मूल्यांकन करना चाहिए। और जो प्रथम श्रेणी का बालक के नंबर आते हैं और दूसरे और तृतीय श्रेणी के जो नंबर आते हैं, तो प्रथम श्रेणी के बालक के आपको ये नहीं होना चाहिए कि इसे प्रताड़ित करे कि नहीं, देखो आपको ये नहीं करना चाहिए कि हाँ ये बालक सबसे अच्छा है, इसको कुछ भी नहीं पढ़ाया तो भी समझ में आया, और ये ऐसे पढ़ाया तो भी समझ में, आपके कुछ समझ में आया। उसको प्रताड़ित नहीं करना है दूसरे बालकों को। आप शिक्षक होने के नाते आपका दायित्व है कि आप जो फर्स्ट श्रेणी का बालक है, फर्स्ट ग्रेड का बालक है, उसकी खूबियों को आपको और बच्चों को बताना है कि आपके अगर नंबर कम आए हैं, द्वितीय तृतीय श्रेणी पर आप आए हैं, तो आप किस कारण से आए हैं, किन कमियों की वजह से आए हैं, और आपसे ज़्यादा नंबर जो लाया है वह उसमें क्या खासियत है, उसने कैसे लिखा है, कैसे लिखना चाहिए। इस प्रकार का सुधारात्मक रवैया आपको अपनाना चाहिए। लेकिन सबके बताने के पीछे क्या होना चाहिए, समय बहुत कम होना चाहिए। हर वीक में आपको टेस्ट लेना चाहिए और हर वीक में जो मार्क्स आते हैं उनकी समीक्षा करनी चाहिए, तब दूसरे बालक अपने आप में क्या कर पाएंगे, सुधार कर पाएंगे। यानी उनको ये समझ में आ जाएगा कि वास्तव में मेरे अंक कटे हैं तो कैसे कटे हैं, मैंने किस स्तर से पढ़ाई की थी। तो एक महीने में एक टेस्ट, वीक में एक टेस्ट तो जरूर होना चाहिए। तीसरा है, विद्यार्थी में किसी भी तरह के व्यवहारगत बदलाव के लिए मैंने बताया कई सारणियों से गुजरना पड़ता है, कई टाइम टेबल बनाए जाते हैं, शिक्षक को कई सारणियों से गुजरना पड़ता है, तब कहीं वह वांछित बदलाव ला पाता है। किंतु अब देखिए, मैंने आपको बताया कि एक कक्षा में 50 से 70 तक छात्र हो सकते हैं। अब एक शिक्षक है, एक समय है उसके पास, लिमिटेड समय सीमा निर्धारित है उसकी, आधा घंटे में उसे पढ़ाना है और ये इतने दिन में उसे इतना सिलेबस करा देना है। तो छात्र को कई सारणियों से गुजरना पड़ता है, टाइम की भी सीमा है, कोर्स की भी सीमा है, छात्रों को इतने ये चीज़ एक पीरियड में उसे समझानी भी है। तो बहुत सारे बालक होने के कारण वह सभी बालकों पर समान रूप से ध्यान नहीं दे पाता है, चूँकि जो परिवर्तन वह लाना चाहता है वह उस बालक में नहीं ला पाता है। और इसलिए स्किनर कहता है शिक्षक पढ़ाने से पूर्व उन सभी उद्दीपकों पर आसानी से विचार कर लेना चाहिए शिक्षक को कि वह क्या ऐसा प्रयोग कर सकता है कि सभी छात्र एक साथ सीख जाए, कम समय में अधिक कैसे बालक को समझाया जा सकता है। जबकि हम लोग क्या करते हैं, वर्तमान शिक्षा नीति रटा दिया, ये लिखा दिया, अब आप समझ में आया है नहीं आया है, आपको याद करके एग्जाम में लिख के आना है, वह ज्ञान कभी स्थायी नहीं रहेगा। और चौथा है, जो परिवर्तन हम लाना चाहते हैं छात्रों में, कई बार उनमें वांछित प्रबलनों का अभाव पाया जाता है। देखिए वांछित प्रबलन, यानी कई बार आपने देखा होगा छात्र कक्षा में जो छात्र होते हैं, मैं कई छात्रों का व्यवहार इतना सख्त होता है, इतना मतलब बहुत बुरी आदतें कक्षा में बालकों में होती हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए मैं बता देती हूँ कि एक छात्र है, उसे पढ़ना नहीं आता और आपको उसे क्या सिखाना है, पढ़ाना सिखाना है। पढ़ाना कैसे सिखाओगे भाई, अगर उसे पढ़ाने बैठे तो सारे छात्र बिना पढ़े रह जाएंगे, ये भी तो बात है।
कि एक ही छात्र को लेकर कक्षा नहीं चल सकती, नई शिक्षण प्रक्रिया चल सकती है। आपको पढ़ाना सिखाना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको पढ़ाना सिखाना है उसको कि पढ़ाना नहीं आता उसे कैसे पढ़ाया जाए। अब आपको इन बहुत सारे स्टेप है हमारे कि प्रस्तावना है, पढ़ाया कैसे जाता है, प्रस्तावना है, आदर्श वाचन है, दूसरा है बोध प्रश्न है, व्याख्या है, विकासात्मक प्रश्न है, कठिन शब्द हैं, जो भी है। लैंग्वेज की प्रोसेस अलग है और सामाजिक विषयों की पढ़ाने की प्रोसेस बिल्कुल अलग है। अब एक एक स्टेप में आप ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप गुजरोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो छात्रों को पढ़ाना सिखाने के लिए हम सभी छात्रों को इसके लिए हमारी शिक्षा विधि में अपनाया गया है सूक्ष्म शिक्षण। आपने पक्की होगी, माइक्रो टीचिंग जिसे बोलते हैं। उसमें छात्र को पढ़ाना सिखाने के लिए एक एक स्टेप को पुख्ता बनाया जाता है, मजबूत बनाया जाता है कि प्रस्तावना क्यों आवश्यक है, छात्रों के ज्ञान को, नवीन ज्ञान को, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने के लिए, छात्रों को वर्तमान विषय वस्तु से उसका अध्ययन कराने के लिए, से उसका संबंध कराने के लिए। फिर कहे जाते हैं हम भाषाओं के शिक्षण में, लैंग्वेज टीचिंग में तो हम करवाते हैं उच्चारण संशोधन भी करवाना है छात्रों का, क्योंकि कई छात्र ऐसे हैं जिन्हें पढ़ना नहीं आता। कई बार मैं बताती हूँ आपको कि लिखने में माहिर होते हैं, बोलने में नहीं होते, बोलने में होते हैं, बोलने में अपने विचार अच्छे से व्यक्त कर सकते हैं, लिख नहीं सकते। तो इन सभी स्टेप्स के अनुसार उसे अध्ययन कराया जाना चाहिए। तो इस प्रकार स्किनर के अनुसार हम कह सकते हैं कि इस प्रकार धीरे धीरे एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने से छात्र के शिक्षण में सुधार किया जा सकता है। स्किनर के क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन के अनुसार इन सब क्रियाओं को अलग अलग से बताया जाना चाहिए। एक साथ हम पूरे लेसन को, पूरी प्रक्रिया को किसी भी छात्र को नहीं पढ़ा सकते। हम कहें कि इसकी सारी चीज़ें अच्छी हो जाए या प्रस्तावना भी अच्छे से करना सीख जाए, यह छात्र यह बोध प्रश्न भी अच्छे से करना सीख जाए, या व्याख्या भी अच्छे से करना सीख जाए, या उच्चारण संशोधन भी करवा ले, या कठिन शब्द भी करवा ले, या मूल्यांकन प्रश्न भी कर ले, गृह कार्य भी देते। तो ये सारी बातें एक साथ नहीं होती, इन्हें एक एक स्टेप में अच्छे से सिखाया जाना चाहिए, तभी वह बालक अच्छे से पढ़ाना सीख जाता है। तब सभी को मिलाकर बाद में एक साथ पढ़ाना पहले तो स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन पढ़ाना सिखाएं, उसे एक एक स्टेप का मतलब समझाएं, एक एक शिक्षण सूत्र का मतलब समझाएं, और फिर बाद में उसको एक साथ पढ़ाना सिखाएं तो उसके व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाया जा सकता है। उसे कैसे पढ़ाना है ये हम आसानी से सिखा सकते हैं। तो BF स्किनर के ये थे हमारे शैक्षिक निहितार्थ की कैसे स्किनर कहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप हम उसे कैसे सिखा सकते हैं। इसका मतलब यही था स्किनर के क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन का कि छात्र पूरी तरह से स्वतंत्र होता है, पूरी तरह से आज़ाद होता है। बहुत सारी चीज़ें उसके पास होती हैं, उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसे किस चीज़ को वेटेज देना है अपने जीवन में, किस चीज़ को नहीं देना है, कि वह पूरी तरह से स्वतंत्र है। वह कहाँ पढ़ना चाहता है, वह विद्यालय में आया है तो वह शिक्षक से ज़्यादा अच्छा ज्ञान ग्रहण कर सकता है, कि वह लाइब्रेरी में बुक्स से ज़्यादा नोट्स अच्छे बना सकता है, कि वह ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई को समय देकर अपनी पढ़ाई में निखार ला सकता है, कि वह खेल के द्वारा ज़्यादा सीख सकता है। जो भी चीज़ है वह क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन ये कहता है कि जो भी क्रिया है आप कीजिए उसके अनुसार आप सीख जाएंगे, उसे अनुकूलन स्थापित कीजिए। क्रिया प्रस्तुत में बालक क्रिया करने के लिए पूरी तरह से क्या होता है, स्वतंत्र होता है, जबकि जो क्लासिकल अनुकूलन है बालक को उद्दीपन के अनुसार उसमें क्रिया करनी होती है। मैंने आपको बताया था कि उसके सामने भोजन है और भोजन को देखकर उसके लार उत्पन्न होती है, जबकि क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन ये कहता है कि बालक अपने कार्य करने के लिए उसको एक पूरा ग्राउंड दे दिया गया है, पूरा क्षेत्र दे दिया गया है, वह अपना कार्य करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। वह कौन सा रास्ता अपनाता है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, किसी प्रकार की कोई बाउंडेशन उसके पास नहीं है। जबकि नैमित्तिक अनुकूलन में भी यही होता है कि वह 2 या 2 से अधिक चॉइस में से एक चॉइस लेता है। दोनों सेम सी हैं, क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन और नैमित्तिक अनुकूलन। अब देखिए हम ये पढ़ते हैं कि छात्रों और बालकों में वांछनीय बदलाव लाने के उद्देश्य से शिक्षक को पढ़ाने की योजना बनाने से पहले
4 सवालों का जवाब जरूर ढूंढ लेना चाहिए। तो मैंने आपको त्रुटियां बता दी कि ये 4 त्रुटियां थी। शिक्षण में पलायनवादी उत्तेजकों को काम में लिया जाता है, इसलिए छात्र शिक्षण से मुंह मोड़ लेते हैं। प्रबलन और व्यवहार के मध्य बहुत बड़ा फर्क अंतराल होता है, समय अंतराल बहुत ज़्यादा होता है। जो परिवर्तन हम लाना चाहते हैं उनमें वांछित प्रबलनों का अभाव पाया जाता है। दूसरा, शिक्षक सभी छात्रों पर एक साथ ध्यान नहीं दे पाता है, कई सारणियों से उसे गुजरना पड़ता है। तो ये 4 सवाल हैं जो शिक्षक को पहले से ही ढूंढ लेने चाहिए। सबसे पहला है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन क्या है। जो 4 सवाल मैंने आपको बताए हैं कि कैसे शिक्षण प्रक्रिया को सुधारा जा सकता है। समझते हो त्रुटियां जो आपके समझ में आ गई होंगी। अगर इन 4 सवालों का जवाब भी शिक्षक को मिल जाता है तो शिक्षा प्रक्रिया को काफ़ी हद तक बालक को बहुत कुछ सिखाया जा सकता है। पहला है इसमें अपेक्षित व्यवहारगत बदलाव क्या है। अपेक्षित व्यवहारगत बदलाव क्या है। दूसरा है वांछित बदलाव के लिए कौन कौन से उद्दीपन उपलब्ध है। वांछित बदलाव के लिए कौन कौन से वांछित बदलाव के लिए कौन कौन से उद्दीपन उपलब्ध है। कौन कौन से उद्दीपन उपलब्ध हैं। तीसरा है क्या क्या अनुक्रियाएं पर्याप्त हैं। क्या क्या अनुक्रियाएं पर्याप्त हैं। चौथा है हमारा प्रबलनों को अधिकतम प्रभावी ढंग से किस प्रकार नियोजित किया जा सकता है। प्रबलनों को अधिकतम प्रभावी ढंग से किस प्रकार नियोजित किया जा सकता है। देखिए ये 4 सवाल हैं शिक्षक के पास। अगर इनका उत्तर उसे समझ में आ जाए, इनके बारे में वह पहले से विचार कर ले तो पूरी शिक्षण प्रक्रिया में वह अधिकाधिक अधिगम करा सकता है। अपेक्षित व्यवहारगत बदलाव क्या है कि आपने जो शैक्षिक उद्देश्य निर्धारित किए हैं वह वास्तव में क्या निर्धारित किए हैं। इससे आप छात्र में कैसा बदलाव चाहते हैं। आपके जो शिक्षण विधियां हैं वह छात्रों को किस प्रकार से प्रभावित करती हैं। क्या बदलाव इनके द्वारा हो सकते हैं। वांछित बदलाव के लिए कौन कौन से उद्दीपन उपलब्ध हैं। आपने जो बदलाव चाहे हैं, जो उनके व्यवहार में बदलाव आपको चाहिए, उनके लिए आपने उद्दीपन कौन से काम में लिए हैं। आपने क्या उनको मोटिवेट करने के लिए क्या क्या विधियां काम में ली हैं, क्या प्रभाव उनका व्यवहार पर पड़ा है।
क्या क्या अनुक्रियाएं पर्याप्त हैं। अब आप ये तो थी आपकी प्रोसेस कि आपने उनमें क्या बदलावों की इच्छा व्यक्त की है, जो बदलाव आपको चाहिए उनके लिए आपने किस प्रकार के उद्दीपन काम में लिए हैं। अब आपको ये देखना है कि उनके लिए पर्याप्त अनुक्रियाएं क्या होनी चाहिए, छात्र कैसी अनुक्रियाएं करना चाहिए, प्रबलनों को अधिकतम प्रभावी ढंग से किस प्रकार नियोजित किया जा सकता है। जो प्रबलन आपने काम में लिए हैं, जो आपने उनको उद्दीपक काम में लिए हैं, उनको नियोजित करना चाहिए। कब, किस समय, किस छात्र को कौन सा प्रबलन प्रदान करना चाहिए जिससे कि वह आगे बढ़ सके। ये चारों सवालों के जवाब जब आपको मिल जाए, इसके जवाब में शिक्षक को चाहिए सबसे पहले वह छात्रों में वांछित बदलावों हेतु विद्यार्थी में वांछित परिवर्तनों के अनुरूप पाठ के उद्देश्यों का निर्धारण करे कि शिक्षक क्या चाहता है, जिस विषय वस्तु को पढ़ाना चाहता है उसका शैक्षिक उद्देश्यों से क्या संबंध है, क्या शैक्षिक उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, ये चीज आपको देखनी है। दूसरा है वांछित बदलाव के लिए उद्देश्यों के निर्धारण के बाद उसे यह निश्चित कर लेना चाहिए कि कौन कौन से प्रबलन उपलब्ध हैं जो बच्चों के व्यवहार को उद्दीपित कर सकते हैं। कैसे वांछित बदलाव चाहिए तो कौन कौन से ऐसे प्रबलन हैं, कौन कौन से ऐसे उद्दीपन हैं जो उनमें परिवर्तन ला सकते हैं। तीसरा है इस बारे में शिक्षक को सभी संभावित अनुक्रियाओं की एक सूची तैयार कर लेनी चाहिए, एक सूची बनानी चाहिए कि कब कौन सा छात्र किस प्रकार की अनुक्रिया कर सकता है, किस उद्दीपन का छात्र के व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या आंसर आ सकता है और उसका जवाब हमें क्या देना है, उसे हमें किस प्रकार से सेटिस्फाई करना है, इस चीज़ की सूची तैयार कर लेनी चाहिए। और प्रबलनों को अधिकतम प्रभावी ढंग से किस प्रकार से नियोजित, विवेकपूर्ण ढंग से उपलब्ध प्रबलनों अनुक्रियाओं का सामंजस्य हमें बैठाना पड़ेगा। शिक्षक को दो प्रकार से व्यवहार करना होगा इसमें, जो व्यवहार अति जटिल है उसकी कम व्याख्या करना और जो व्यवहार अधिक सरल है उसकी हमें ज़्यादा व्याख्या करनी चाहिए। शिक्षण के प्रत्येक चरण में व्यवहार की शक्ति को बनाए रखें। यही है बात कि योजना बना लेनी चाहिए। कोई भी कार्य आप कर रहे हो, कोई भी शिक्षण विधि आप अपनाए हो, कोई भी शिक्षण प्रक्रिया आपकी चल रही है तो उसके अनुसार आपको पहले रूपरेखा तैयार कर लेनी चाहिए कि कौन सा काम आपको कब करना है, किस हिसाब से करना है, कौन सा बदलाव चाहिए आपको, बदलाव के लिए आपके पास क्या प्रबलन उपलब्ध है, क्या उद्दीपन उपलब्ध है, उन उद्दीपनों के अकॉर्डिंग क्या अनुक्रिया छात्र की होगी ये, और उनको व्यवस्थित रूप से आपको उनकी एक सूची तैयार कर लेनी चाहिए, उसकी एक योजना बना लेनी चाहिए। ये थे क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन के शैक्षिक निहितार्थ। इसके बाद हम अगला पढ़ेंगे। धन्यवाद।